नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2024 एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में लिए गए सारे प्रश्न एसएससी जीडी एग्जाम प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। किसका? गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया था, ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। अब ये प्रश्न जो है एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न था प्रीवियस ईयर। अब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कुछ चीजें देखेंगे। इन प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ते चलेंगे। देखिए, प्रायद्वीपीय जो पठार है ये किस लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है अपने कोयले के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए विख्यात है। और प्रायद्वीपीय पठार से टोटल हमारे पास जितने कोयला का उत्पादन किया जाता है उसका 98% कोयला जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से ही निकाला जाता है। उसके बाद अब ये प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करें तो यह जो है ये भारत का प्राचीन क्षेत्र है। यह भारत का ये सबसे प्राचीन क्षेत्र है। ठीक, ये भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब बात करते हैं यहाँ पे गोंडवाना लैंड के बारे में और लारेशिया के बारे में। तो देखिए, पहले था एक पैंजिया नामक भूखंड। क्या था? एक पैंजिया नामक भूखंड। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि पैंजिया नामक एक भूखंड था। तो पैंजिया नामक जो भूखंड था ये दो भागों में टूटा। ये टूटकर दो भागों में अलग हुआ। ये टूटकर कितने भागों में? दो भागों में अलग हुआ। जो उत्तर का भाग था, जो उत्तर भाग था उसको लारेशिया कहा गया, उसको लारेशिया नाम दिया गया। उत्तर में जो टूट के टुकड़ा अलग हुआ इसका पैंजिया का, उसे लारेशिया कहा गया। और जो टुकड़ा दक्षिण में टूट करके अलग हुआ उसको क्या नाम दिया गया? उसको गोंडवाना नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? उसको गोंडवाना नाम दिया गया। ठीक, तो इस तरह से गोंडवाना का निर्माण हुआ पैंजिया टूट करके। अब इसके बीच में एक सागर का निर्माण हुआ। मतलब लारेशिया के बीच में और गोंडवाना के बीच में एक सागर का निर्माण हुआ और उस सागर का नाम क्या कहा जाता है? उस सागर का नाम है तेथिज सागर। कौन सा सागर? तेथिज सागर का निर्माण हुआ बीच में। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है? तो ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। किसका? गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। अब भारत का प्रायद्वीपीय पठार किसके लिए विख्यात है? प्रायद्वीपीय पठार से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे हमारे एग्जाम में तो ये कोयला के लिए विख्यात है और इसमें 98% लगभग भारत का कोयला का उत्पादन किया जाता है। अब भारत का ये प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सबसे प्राचीन क्षेत्र है। ये भारत का सबसे प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सबसे प्राचीन क्षेत्र है। अब बात करते हैं, ये पहले पैंजिया नामक एक भूखंड था। पैंजिया नामक एक भूखंड था, ये टूट करके अलग हुआ। उत्तर वाले भाग को क्या कहते हैं? लारेशिया कहते हैं। और फिर जो दक्षिण में टूट करके अलग हुआ, दक्षिण वाले भाग को गोंडवाना भाग कहते हैं। और इसके बीच में जो सागर का निर्माण हुआ, बीच में इसके सागर का एक निर्माण हुआ, इसे कौन सा सागर कहते हैं? तेथिज सागर का निर्माण हुआ। अब तेथिज सागर से ही हिमालय पर्वत बना है, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम यकृत है। और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मानव यकृत की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए, अगर आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका नाम है आपका थायराइड। क्या है उसका नाम? थायराइड। और थायराइड से भी आपके बायो में प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ये थायराइड ग्लैंड्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाता है थायराइड से एक हार्मोन का स्राव होता है, और वो कौन सा हार्मोन यहाँ से निकलता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। कौन सा? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब एक ग्रंथि जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे क्या कहते हैं? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि की तो सबसे पहले इसका नाम पूछा जाता है, किसका नाम और किन नामों से? तो इसे पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं और मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, और इसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। पिट्यूटरी
ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक, तो ये इसके 3 नाम है, तो तीनों नाम आप लोग याद रखेंगे। और ये आपसे पूछे कि स्थित कहाँ पे होता है, तो मानव शरीर के मस्तिष्क में स्थित होता है। कहाँ पे? मस्तिष्क में स्थित होता है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न से संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्न क्लियर कर दिए जाएंगे जो आपकी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और पूछे जाते हैं। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम है यकृत, और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। थायराइड से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। उसके बाद मास्टर ग्रंथि के बारे में बात करें तो ये स्थित होता है मस्तिष्क में, और इसे ही पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, और इसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी या पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, और ये मस्तिष्क में स्थित होता है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण का चित्रण, तो ये जो प्रश्न है आपके एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है कि कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण का चित्रण, ये जो चित्रण है ये किस गुफा में हुआ है, तो ये एलोरा गुफा में हुआ है। किस गुफा में? एलोरा की गुफा में हुआ है। अब बात करते हैं एलोरा की जो गुफा है, कैलाश मंदिर नाम है उसका। किस गुफा में? कैलाश, एलोरा में कैलाश मंदिर में इसका चित्रण होता है। इसको क्या बोलते हैं? कैलाश मंदिर बोलते हैं। और ये गुफा संख्या कौन सी है? एलोरा में बहुत सारी गुफा है, और जो ये कैलाश पर्वत है, पर्वत को हिलाते हुए जो चित्रण है, ये गुफा नंबर 16 में है। कितने में? गुफा नंबर 16 में इसका चित्रण है। और ये कैलाश मंदिर या फिर एलोरा गुफा अगर आपसे पूछे कि ये स्थित कहाँ पे है, तो ये औरंगाबाद है, जिसका नया नाम संभाजी नगर हो गया है। तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था। इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और ये किस वंश के शासक थे, तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। किस वंश के? राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। अब ये एलोरा की जो गुफा है ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि एलोरा की गुफा आखिर क्यों प्रसिद्ध है, तो ये अपने हिंदू, बौद्ध और जैन स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हिंदू, बौद्ध और जैन स्मारक के लिए ये पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है। ये हिंदू, बौद्ध और जैन स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, और एलोरा की गुफा को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया, इसे विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे विश्व धरोहर 1983 में बनाया गया। कब? 1983 में से विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो अगर फिर से इसका रिवीजन कर देते हैं, तो देखिए कैलाश मंदिर को हिलाते हुए रावण का चित्रण ये एलोरा की गुफा पे बना हुआ है। किस पे? एलोरा की गुफा में। और ये कैलाश मंदिर, इस मंदिर को कैलाश मंदिर कहते हैं। अब ये गुफा नंबर, एलोरा में बहुत सारी गुफा, एलोरा गुफा में बहुत सारे गुफा है, तो ये गुफा नंबर 16 पे ये चित्रण बना हुआ है। बात करते हैं एलोरा गुफा फेमस क्यों है, तो ये अपने हिंदू, बौद्ध और जैन स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। ये हिंदू, बौद्ध और जैन स्मारक के लिए प्रसिद्ध है, जिसे विश्व धरोहर 1983 में घोषित कर दिया गया, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। और ये जो एलोरा की गुफा है ये स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इन चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण किसने करवाया था? ये कृष्ण प्रथम ने, जो कि एक राष्ट्रकूट शासक थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये फेमस क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए अपने इसी तरह से तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अगर आप यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसकी भी वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी जा रही है, उसको भी आप लोग इसी तरह का वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पीडीएफ का लिंक जो है, पीडीएफ आपको अगर लेना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ पढ़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं रक्त से। तो इसका जीवन काल है 120 दिन। कितना? 120 दिन लगभग इसका जीवन काल होता है। अब बात करते हैं लाल रक्त कणिका के बारे में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरबीसी के बारे में। तो लाल रक्त कणिका का तो यही आप लोग बताएंगे कि इसका आकार कैसा होता है। तो इसका लाल रक्त कणिका का आकार जो है ये उभयावतल होता है। कौन सा? उभयावतल होता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका आकार उभयावतल होता है। अगर आप लोग बताएंगे कि लाल रक्त कणिका का रंग लाल क्यों होता है।
लाल रक्त कणिका का आखिर रंग लाल क्यों होता है? तो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है। किसके? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है, इसके कारण रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हीमोग्लोबिन में एक लौह यौगिक उपस्थित होता है, ये एग्जाम में अगर पूछ सकता है आपके कि इसमें कौन सा लौह यौगिक उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में हिमैटिन नामक लौह यौगिक उपस्थित होता है। कौन सा? हिमैटिन नामक लौह यौगिक उपस्थित होता है। अब बात करते हैं, अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, जो कि ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से रोगों के नाम आप लोग याद रखेंगे। इससे हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। कौन से? एनीमिया नामक रोग होता है। और एनीमिया रोग का मतलब क्या होता है? मतलब इसे रक्त छीड़ता भी कहते हैं। एनीमिया का मतलब क्या? इसे रक्त छीड़ता भी बोलते हैं। ठीक, तो ये दोनों प्रश्न आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन करेंगे कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने वर्ष का होता है, तो 120 दिन का होता है। अगर आपसे पूछे कि इसका लाल रक्त कणिका का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार उभयावतल होता है। ठीक, लाल रक्त कणिका का उभयावतल। और लाल रक्त कणिका का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका रंग लाल होता है। अब लौह यौगिक के बारे में बात करें तो हीमोग्लोबिन में हिमैटिन नामक लौह यौगिक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया नामक रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग, जिसे रक्त छीड़ता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे रक्त छीड़ता भी कहते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष वो अनुच्छेद 64 के तहत बनाए जाते हैं। और ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको देख लेते हैं, हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। कौन? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अब भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आपके एसएससी जीडी 2024 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, उसको देखते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद कितने में है, तो उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 64 में है। कितने में? अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति का पद। अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये अनुच्छेद नंबर कितने में है? अनुच्छेद नंबर 64 में है। कितने में? अनुच्छेद नंबर 64 में है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति का, अगर चुनाव के बारे में आपसे पूछ ले कि इनका चुनाव कैसा होता है, कौन से लोग इन्हें मतदान करते हैं, तो इनके जो चुनाव में मतदान संसद के सदस्य करते हैं। कौन? संसद सदस्य द्वारा इनके चुनाव में मतदान करते हैं। संसद के चुनाव सदस्य द्वारा जो है इनको चुनाव हो जाता है। ठीक, और इनका जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है कि अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और इसमें कोई भी विवाद हो गया, तो विवाद का निपटारा कौन करेगा? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कोई भी विवाद हो जाता है उपराष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति की बात करें या फिर राष्ट्रपति के चुनाव में, इन दोनों के चुनाव में अगर कोई भी विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद है ये कहां से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अमेरिका से लिया गया है। कहां से? ये अमेरिका से लिया गया है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन? भारत के उपराष्ट्रपति। अगर आपसे पूछे कि ये भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद नंबर 63 में है। और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ये संसद के सदस्यों द्वारा की जाती है। और ये कैसा चुनाव होता है? तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। और उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहां से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद है अमेरिका से लिया गया। कहां से? अमेरिका से लिया गया। तो इतनी चीजें आप लोग यहां से ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है कि मनुष्य के लाल रक्त कण में केंद्रक होता है या फिर नहीं। तो मनुष्य के लाल रक्त कण में, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके जीडी एग्जाम के लिए। तो मनुष्य के लाल रक्त कण में जो हम लाल रक्त कण के बारे में बताए हैं, तो लाल रक्त कण में केंद्रक की बात करें तो इसमें केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक मनुष्य के जो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि अपवाद स्वरूप आप लोग ध्यान रखेंगे, अपवाद एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अपवाद स्वरूप ऊंट के एंड लामा के, ये दो ऐसे जीव हैं जिनके ब्लड में क्या पाया जाता है, केंद्रक होता है। इनके ब्लड में क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इनके ब्लड में केंद्रक होता है। ठीक, ऊंट और लामा के ब्लड में केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि लाल रक्त कण जिसको क्या बोलते हैं, आरबीसी, अगर आपसे पूछे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे आरबीसी का जो निर्माण है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे, अस्थि मज्जा में। लेकिन अगर भ्रूण अवस्था में पूछे, अगर आपसे पूछे कि भ्रूण अवस्था में निर्माण कहाँ पे होता है, तो भ्रूण अवस्था के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है कि भ्रूण अवस्था में अस्थि मज्जा का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। कहाँ पे, यकृत और प्लीहा में। अगर आपसे पूछे कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है, तो आरबीसी की जो मृत्यु होती है यकृत एंड प्लीहा में होती है। कहाँ पे, यकृत और प्लीहा में आरबीसी की मृत्यु होती है। प्लीहा में आरबीसी की, यकृत और प्लीहा में आरबीसी की मृत्यु होती है। इसीलिए यकृत और प्लीहा को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्र कहते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्लड से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, मनुष्य के लाल रक्त कण में केंद्रक की बात करें तो केंद्रक नहीं होता है। अपवाद के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक होता है, ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक होता है। और आरबीसी का निर्माण की बात करें तो इसकी जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होती है। कहाँ पे, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होती है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण जो है, भ्रूण अवस्था में ये यकृत और प्लीहा में होती है, यकृत एंड प्लीहा में होती है भ्रूण अवस्था में निर्माण। और आरबीसी की जो मृत्यु है वो यकृत और प्लीहा में होती है। इसीलिए यकृत और प्लीहा को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्र कहते हैं, आरबीसी का कब्र कहते हैं। ठीक, यानी कि लाल रक्त कण का कब्र कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन से शब्द का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में नहीं होता है। और ये आपके एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है कि कौन से शब्द का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में नहीं होता है। तो बैंकिंग क्षेत्र में जो यहाँ पे ऑप्शन सही किया था वो शून्यकाल था। शून्यकाल का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो ये बैंकिंग क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका जो प्रयोग होता है वो संसद सत्र में होता है। किसमें, संसद सत्र में इसका प्रयोग होता है। और शून्यकाल के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। और शून्यकाल जो है संसद में, ये भारत की देन है। किसकी देन है, भारत की देन है। ये दो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कौन से ऐसे शब्द हैं जो बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, समपार्श्विक शब्द का आप लोग ध्यान रखेंगे। हिंदी में समपार्श्विक कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, समपार्श्विक बोलते हैं। और अंग्रेजी में कोलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेटरल। और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, बैंकिंग क्षेत्र में होता है। और आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इंटरेस्ट रेट स्विप का भी प्रयोग बैंकिंग में होता है। इंटरेस्ट रेट स्विप का प्रयोग भी कहाँ पे होता है, बैंकिंग में होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। इंटरेस्ट रेट स्विप, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इंटरेस्ट रेट स्विप का मतलब क्या हो गया, ब्याज दर अदला बदली। और बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाला शब्द रेपो रेट है। रेपो रेट ये बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग होता है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे रिवर्स रेपो रेट, ये इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, रिवर्स रेपो रेट, इसका भी प्रयोग बैंक में होता है। उसके बाद बैंक रेट का आप लोग ध्यान रखेंगे, बैंक रेट, इसका भी प्रयोग बैंक में होता है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे ई बैंकिंग का प्रयोग भी कहाँ पे होता है, बैंक क्षेत्र में होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ई बैंकिंग का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक, इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक,
यहीं पे एक समिति का आप लोग नाम याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि नरसिम्हम समिति का संबंध किससे, नरसिम्हम समिति का संबंध किससे, तो नरसिम्हम समिति का जो संबंध है वो बैंकिंग सुधार से, किससे, बैंकिंग सुधार से। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि कौन से शब्द का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में नहीं होता है, तो शून्य काल का शब्द जो है वो बैंकिंग क्षेत्र में नहीं होता, बल्कि इसका प्रयोग संसद सत्र में किया जाता है। और ये शून्य काल की देन जो है वो भारत की देन है। ठीक, एक समय अवधि होती है जिसे शून्य काल कहते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग होने वाला शब्द जैसे संपार्श्विक, जिसे कोलेटरल बोलते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रेट स्विप, जिसे क्या बोलते हैं, ब्याज दर अदला बदली। रेपो रेट शब्द का प्रयोग बैंक में होता है। रिवर्स रेपो रेट शब्द का प्रयोग बैंक में होता है। बैंक रेट का शब्द का प्रयोग बैंक में होता है। उसके बाद ई बैंकिंग का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद नरसिम्हम समिति का संबंध किससे, नरसिम्हम समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग इस प्रश्न से आप लोग ध्यान रखेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड्डियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके साइंस से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो यहाँ पे लिए गए हैं। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, उसका क्या नाम है, स्टेपीज है। क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, और ये मध्य कान की हड्डी होती है। कहाँ की, मध्य कान की ये हड्डी है स्टेपीज। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है उसका नाम है फीमर। और फीमर कहाँ की हड्डी है, मानव शरीर में जांघ की हड्डी, कहाँ की, जांघ की हड्डी है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी है वो होती है आपकी जबड़े की हड्डी। कहाँ की, जबड़े की हड्डी। और जबड़े की हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, मानव शरीर के मुंह में पाई जाती है जबड़े की हड्डी। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में पेशियों की संख्या 639 होती है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर की जो हड्डियों की संख्या है 206। अगर आपसे पूछे कि शिशु में हड्डियों की संख्या, मानव शरीर में शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 300 हड्डियों की संख्या होती है शिशुओं में। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है और ये कान की हड्डी होती है। कान में टोटल मानव शरीर में 6 हड्डियां होती हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी होती है, ये जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो जबड़े की हड्डी होती है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, और ये मुख की हड्डी होती है। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है, तो पेशियों की संख्या 639। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 टोटल हड्डी होती है वयस्क में, और शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। कितनी, 300 होती है, वयस्क से ज्यादा 300 हड्डियां होती हैं। तो ये मतलब पेशियों की संख्या कहीं कहीं पे 640 भी आपको मिल सकता है, 39 भी। ठीक, इतनी दोनों चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, जीडी में पूछा गया प्रश्न है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो ये नेल्सन मंडेला की, किसकी, नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। ठीक, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और नेल्सन मंडेला कौन थे, तो ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। अश्वेत का मतलब जो काले लोग होते हैं, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक, पहले दक्षिण अफ्रीका में बहुत संघर्ष चलता था काले लोगों और गोरे लोगों के बीच में, और ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति वहां पे बने थे। और अगर आपसे पूछे कि नेल्सन मंडेला को क्या कहा जाता है, तो इन्हें अफ्रीकन गांधी भी क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इन्हें अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं नेल्सन मंडेला को अगर पूछे इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। अब बात करें, अगर आपसे पूछे कि नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है भारत में, तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला दिवस जो है 18 जुलाई के दिन मनाया जाता है। कब, 18 जुलाई के दिन मनाया जाता है। इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और इससे नेल्सन मंडेला की ये पुस्तक है। और नेल्सन मंडेला से संबंधित जो अब आपके एग्जाम में पूछे
जाने वाले प्रश्न हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो इन्हें अफ्रीकन गांधी भी कह के संबोधित किया जाता है, नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, दक्षिण अफ्रीका के ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? तो इन्हें 1990 में भारत रत्न दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 जुलाई के दिन नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, 18 जुलाई के दिन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पे जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे को जंग लगाने से बचने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, जिससे क्या कहते हैं? जस्तीकरण। तो जस्तीकरण तो आप तुरंत पकड़ लेंगे, लेकिन इसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका एक नाम है गैल्वेनीकरण और इसे गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और परत यहाँ पे जिंक की चढ़ाते हैं, किसी जस्ते की परत चढ़ाते हैं। जस्ते को जिंक भी बोला जाता है, जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो जान ले, जस्ते को जिंक भी बोला जाता है। और लोहे पे जंग लगने की जो क्रिया होती है, लोहे पे जंग लगने की जो क्रिया होती है वो कैसी, वो क्यों संभव होती है? तो ऑक्सीकरण के कारण भी क्या यहाँ पे जंग लगती है। लोहे पे जंग लगने की क्रिया ये ऑक्सीकरण के कारण संभव हो पाती है। और लोहे पे जंग लगना ये कैसी क्रिया है? तो लोहे पे जंग लगना जो है ये एक रासायनिक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? रासायनिक क्रिया होती है। लोहे पे जंग लगना एक कैसी क्रिया है? रासायनिक क्रिया होती है। अब ये पूछता है कि जंग लगने पे लोहे के भार में कौन सा परिवर्तन होता है। अगर आपसे पूछे कि लोहे के भार में क्या होता है, बढ़ता है या फिर घटता है, तो जंग लगने पे लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यही एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखेंगे, अगर आपके कपड़ों पे क्या हो गया है, आपके कपड़ों से जंग हटाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? कपड़ों से जंग हटाने के लिए किस केमिकल का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एक बार फिर से रिवीजन, जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहते हैं? इसे जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और लोहे पे जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है? तो लोहे पे जंग लगने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। और जंग लगना ये एक रासायनिक क्रिया होती है। क्या आती है? रासायनिक क्रिया लोहे पे जंग लगना होती है। और लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो लोहे पे जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। और कपड़ों से जंग हटाने के लिए क्या किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़ों से भार जंग को हटाने के लिए। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके तहत संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए ये आप लोग देखेंगे। और ये जीडी में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ से 86वें संविधान संशोधन 2002 से संबंधित जितने भी आपके एसएससी जीडी 2024 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न जीके जीएस के बनेंगे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 का था, ये शिक्षा से संबंधित था। और इसके तहत क्या किया गया? जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे उनके लिए शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? शिक्षा को कैसा अधिकार बना दिया गया? शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को कैसा अधिकार बना दिया गया? इसे मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसे आप लोग क्या बना दिए गए बोलते हैं? मौलिक अधिकार बोलते हैं। इसके तहत क्या होगा? शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षक को मूल अधिकार बना दिया गया। और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया? इसे अनुच्छेद नंबर 21 में रखा गया। किसे? 21A में रखा गया। इसे अनुच्छेद नंबर 21A में रखा गया। ठीक, अब बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा। कौन सा? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं और मूल अधिकार को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक, तो इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो हो गई आपका 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके तहत दो काम हुआ कि शिक्षा को क्या कर दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया। और इसी के तहत संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और जिसका संबंध किससे था?
ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य का अगर आपसे पूछे कि संबंध किस चीज से है, तो ग्यारहवां जो मौलिक कर्तव्य है इसका संबंध जो है वो शिक्षा से, किससे, शिक्षा से उसका संबंध है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न है कि शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा रखा गया। तो शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके, राज्य सूची से निकाल करके और किस सूची में रखा गया है, इसे समवर्ती सूची में रखा गया। किस सूची में, समवर्ती सूची में रखा गया था। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा संभव हुआ, तो इसके लिए किया गया 46वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। कब, 46वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यही एक प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, तो शिक्षा आयोग का जो गठन है 1882 में हुआ था। और शिक्षा आयोग को क्या बोलते हैं, हंटर आयोग बोलते हैं। इस आयोग को क्या बोलते हैं, हंटर आयोग भी आप लोग ध्यान रखेंगे बोलते हैं। ठीक, तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। शिक्षा को कौन सा अधिकार, मूल अधिकार बना दिया गया, और इसे अनुच्छेद नंबर 21 में रखा गया। ठीक, और 46वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ही 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया, और इसका संबंध किससे था, शिक्षा से। 11वां मौलिक कर्तव्य का संबंध है। शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा रखा गया, तो ये रखा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और शिक्षा आयोग का गठन 1982 में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसे हंटर आयोग भी बोलते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो अशोक चक्र में जो तीलियों की संख्या है 24, कितनी, 24 तीलियों की संख्या है। अशोक चक्र के बारे में बात करें तो इसका रंग कैसा होता है अशोक चक्र का, तो इसका रंग नीला होता है। कौन सा रंग, नीला होता है। और अशोक चक्र किस चीज का प्रतीक होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये प्रगति और न्याय का प्रतीक होता है। प्रगति एंड न्याय का प्रतीक होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि अशोक चक्र लिया कहां से गया है, तो ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहां से, सारनाथ के अशोक स्तंभ से अशोक चक्र लिया गया। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अशोक चक्र इंगित कहाँ पे, मतलब इसका मेंशन कहाँ पे किया गया है, तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में इसका चित्रण किया गया। कहाँ पे, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में इसका चित्रण किया गया। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। और अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, नीला होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अशोक चक्र में प्रतीक किस चीज का होता है, तो ये प्रतीक प्रगति और न्याय का प्रतीक होता है। किसका, प्रगति और न्याय का। अशोक चक्र लिया कहां से गया, सारनाथ के अशोक स्तंभ से अशोक चक्र लिया गया है। और अशोक चक्र इंगित कहाँ पे है, तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में ये इंगित है। इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों में ऐंठन का क्या कारण होता है। और ये भी जीडी में पूछा गया प्रश्न है कि मांसपेशियों में ऐंठन का क्या कारण है। एक्चुअली ये प्रश्न बहुत ही सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाता है। इस कारण क्या होती है, मांसपेशियों में अकड़न पड़ जाता है, या फिर मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है। किस चीज के संचरण से, लैक्टिक अम्ल का संचय से। ठीक, लैक्टिक अम्ल के संचय से हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं मांसपेशी। अगर हमें थकान की अनुभव होती है, हमारे अंदर थकान की अनुभूति क्यों होती है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। थकान की अनुभूति क्यों होती है, तो थकान की अनुभूति हमें इस वजह से होती है क्योंकि हमें क्या होता है, ग्लूकोज का अवक्षय हो जाता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है, आप लोग जानते हैं। ग्लूकोज का अवक्षय हो जाने के कारण क्या होता है, हमें थकान महसूस होता है। अब बात करते हैं मांसपेशियों से संबंधित। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा ऊतक है जो कि मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, मांसपेशियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक कौन सा है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक को कंडरा बोलते हैं, या अंग्रेजी में इसको टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में ऐसे ऊतक का नाम बताइए जो हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है, हड्डियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक का नाम बताइए, तो इसका नाम है क्या, इसको लिगामेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिगामेंट कहते हैं। इसे हिंदी में स्नायु भी बोलते हैं, इसे स्नायु भी बोलते हैं। ठीक, इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब फिर से मांसपेशियों में ऐंठन का क्या कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण मांसपेशियों में ऐंठन होती है।
और थकान की जो अनुभूति होती है वो ग्लूकोज के अवक्षय के कारण होती है। हमें थकान की अनुभूति ग्लूकोज के अवक्षय के कारण होती है। मांसपेशियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला जो ऊतक है उसका नाम है कंडरा या फिर टेंडन। क्या नाम है? कंडरा या फिर टेंडन। हड्डी से हड्डी को कनेक्ट करने वाला जो टिश्यूज होता है उसका नाम है लिगामेंट या फिर स्नायु। क्या है? स्नायु या फिर लिगामेंट। देशबंधु के नाम से किसे जानते हैं? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जानते हैं। किसे? चित्तरंजन दास को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें देशबंधु के नाम से जानते हैं। और चित्तरंजन दास के बारे में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के क्या थे? ये राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के कैसे गुरु थे? तो ये राजनीतिक गुरु थे। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ठीक, ये एक चीज आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। किस पार्टी की स्थापना? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किया। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की है। अब बात करते हैं कि चित्तरंजन दास और फिर मोतीलाल नेहरू ने, दोनों लोग ने मिलकर के इसका स्थापना किया था, मोतीलाल नेहरू। लेकिन कहीं कहीं पे ऑप्शन में केवल चित्तरंजन दास ही मिलता है स्वराज पार्टी। एक्चुअली ये स्थापना कर रहे थे, बाद में मोतीलाल नेहरू इसमें आके शामिल हुए। अगर आपसे पूछे कि चित्तरंजन दास की मृत्यु किस सन में हुई, तो मृत्यु के बारे में आप लोग 1925 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से देशबंधु के नाम से, देशबंधु के नाम से किसे? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। किसे? चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में। कब? 1923 में इलाहाबाद में। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताएंगे आप लोग कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास ही थे। कौन? चित्तरंजन दास थे। और चित्तरंजन दास की मृत्यु 1925 में हो गई। ठीक, इतनी बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। गोल गुम्बद कहाँ पे स्थित है? तो गोल गुम्बद जो है ये विजयपुर में स्थित है। कहाँ पे? विजयपुर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? विजयपुर। विजयपुर कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं गोल गुम्बद के बारे में। तो ये स्थित कहाँ पे है? कर्नाटक में। और गोल गुम्बद आपसे पूछ ले कि किसका मकबरा है, तो गोल गुम्बद जो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका? मोहम्मद आदिल शाह का जो मकबरा है उसे गोल गुम्बद कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। और इसकी विशेषता क्या है गोल गुम्बद की? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि गोल गुम्बद जो है वो विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद है गोल गुम्बद। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद है। अब बात करें, अगर आपसे पूछे कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है ये अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार द्वीप पे स्थित है। ठीक, ये आप लोग यहाँ पे एक प्रश्न और याद रखेंगे। अगर आपसे वही पूछे कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है ये आपके मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई। और मुंबई कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से गोल गुम्बद कहाँ पे स्थित है? तो विजयपुर कर्नाटक में गोल गुम्बद स्थित है। कहाँ पे? विजयपुर कर्नाटक में। और ये गोल गुम्बद किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये जीडी में पूछा गया प्रश्न है, इसे हल्के में आप लोग नहीं लेंगे। तो अगला प्रश्न है कि गोल गुम्बद की विशेषता क्या है? तो गोल गुम्बद की विशेषता ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद है। विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद गोल गुम्बद। अब बात करते हैं बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे स्थित के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि फला चीज कहाँ पे स्थित है। तो अंडमान एंड निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा जो कलिंग पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को द्वारा जो कलिंग पुरस्कार है
ये देना कब से प्रारंभ हुआ? ये देना कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 1952 से देना शुरुआत हुआ। अगर आपसे पूछे कि ये कलिंग पुरस्कार के संस्थापक कौन है, कलिंग पुरस्कार के संस्थापक कौन है? तो उड़ीसा के जो सीएम थे बीजू पटनायक, उड़ीसा के जो सीएम है बीजू पटनायक, ये क्या हुए? इसके संस्थापक हैं। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यूनेस्को के बारे में पूछे तो यूनेस्को के बारे में क्या पूछा जाएगा? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में है इसका हेडक्वार्टर। अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 में। कब? 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। कहाँ पे? लंदन में हुई थी। तो इस इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? विज्ञान के। और कलिंग पुरस्कार देना शुरू जो कब हुआ? 1952 में। और किसके द्वारा शुरू हुआ? तो ये संस्थापक हैं इसके बीजू पटनायक, जो कि उड़ीसा के सीएम है। कौन? सॉरी, उड़ीसा के सीएम है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि कौन बेसिक समूहीकरण का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे बेसिक समूहीकरण एक संगठन है और इसके सदस्यों की बात कर रहा है, कौन नहीं है? तो ऑप्शन में तो सही किया था इसका कौन सा? केन्या। इसके ऑप्शन में केन्या सही किया था, लेकिन आप जानेंगे कि कौन सा बेसिक समूह में आता है, तभी इसका ऑप्शन आप लोग सही कर पाएंगे। तो बेसिक समूह में 4 कंट्री आते हैं। कौन कौन से? तो बेसिक में आता है आपका ब्राजील आता है, एक बार ब्राजील आता है। ठीक, ब्राजील ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लोग दक्षिण अफ्रीका को ध्यान रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद आपका इंडिया आता है। इसके बाद कौन सा? इंडिया आता है। कौन? इंडिया। और फिर चीन आता है। ठीक, इस तरह से इसमें 4 देश शामिल हैं। ठीक, और बेसिक की जो संगठन है इसका अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है वो 2009 में हुई। कब? 2009 में इसकी स्थापना हुई। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं एक संगठन के बारे में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं? अगर मतलब अफ्रीका में हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी 4 कंट्री, जैसे आपसे पूछ ले हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने कंट्री शामिल है? 4 कंट्री। कौन कौन से कंट्री? तो आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो आपका हो गया सोमालिया, एक हो गया आपका जिबूती, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, और फिर आपका इथियोपिया। इस तरह से इसमें 4 कंट्री शामिल हैं। ठीक, ये सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और फिर इथियोपिया। ठीक, 4 कंट्री शामिल हैं। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे। कौन बेसिक समूहीकरण का सदस्य नहीं है? तो ये प्रश्न को मारिए गोली। तो बेसिक में कितने देश हैं? तो 4 देश हैं। स्थापना इसकी कब हुई? 2009 में हुई। 4 देश हैं। कौन कौन से? एक ब्राजील है, एक दक्षिण अफ्रीका है, और एक भारत है, और एक चीन है। इस तरह से इसमें 4 देश शामिल है। स्थापना तो हमने बताया 2009 में हुई। बात करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो इसमें भी 4 देश हैं, जैसे कि सोमालिया हो गया, उसके बाद जिबूती हो गया, और फिर इरिट्रिया हो गया, और इथियोपिया। इस तरह से इसमें 4 कंट्री शामिल हैं। 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो 4 मीनार के निर्माण के बारे में बात करें तो इसका जो निर्माण है वो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने? कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और 4 मीनार का निर्माण कब हुआ? तो ये 1591 में हुआ। कब? 1591 में। 4 मीनार को क्या कहा जाता है? इसे हाईटेक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे हाईटेक 1591 में कुतुब मीनार, अगर आपसे पूछे कि स्थित कहाँ पे है, कुतुब मीनार स्थित कहाँ पे स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद को क्या कहा जाता है? इसे हाईटेक सिटी कहा जाता है। हैदराबाद को क्या कहा जाता है? इसे हाईटेक सिटी कहा जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे हैदराबाद से इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। हैदराबाद अगर आपसे पूछे कि किस नदी के किनारे स्थित है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हैदराबाद के अगर आपसे पूछे कि पहले निजाम कौन थे, हैदराबाद के पहले निजाम कौन से, तो आसफ जय थे हैदराबाद के पहले निजाम। कौन? आसफ जय। इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब फिर से रिवीजन करेंगे। 4 मीनार कहाँ पे स्थित है? तो 4 मीनार का जो निर्माण है वो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। और 4 मीनार की स्थिति की बात करें
तो ये 1591 बना था। स्थिति कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है, और हैदराबाद को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाईटेक सिटी कहते हैं। हैदराबाद को हाईटेक सिटी। हैदराबाद की बात करें, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछे कि पहले निजाम हैदराबाद के कौन है? आसफ जह है। कौन? आसफ जह हैदराबाद के पहले निजाम है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो ये भी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, और कह रहा है कि इसमें से क्या भारत के मूल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में? तो वित्तीय जो है वित्त, ये ऑप्शन में सही किया गया था। और वित्त की जो समस्या है, मतलब वित्तीय जो मामला देखता है, या तो वो तो आपको वित्त मंत्रालय देखता है। कौन? वित्त मंत्रालय देखेगा वित्त से संबंधित मामला, या फिर आपको वित्त सचिव देखेगा वित्त से संबंधित मामला, या तो आरबीआई देखेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखेगा। ठीक, तो ये वित्तीय मामले देखते हैं। जबकि सर्वोच्च न्यायालय का क्या काम है? सर्वोच्च न्यायालय का अगर अधिकार पूछे क्या क्या है, तो अधिकार आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय में मूल अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय में? परामर्शिक अधिकार है। कौन सी? परामर्शिक अधिकार है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय के पास पुनर्विचार का भी अधिकार है, ये किसी बात पे ये पुनर्विचार भी कर सकता है। और ये सर्वोच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय के पास ही केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद है उसको सुलझाने का अधिकार है। केंद्र और राज्य के विवाद को निपटारा करने का इसके पास क्या है? अधिकार है। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। अगर आपसे पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय की गठन कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था। अगर आपसे पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय स्थित कहाँ पे है, सर्वोच्च न्यायालय स्थित कहाँ पे है, तो ये तिलक मार्ग पे स्थित है। तिलक मार्ग पे स्थित है। ठीक, अगर तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? तिलक मार्ग नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने हैं? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान समय कितनी है? तो इसमें 33+1 न्यायाधीश है। कितने? 33+1। अब फिर से रिवीजन करेंगे। क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो वित्तीय मामला जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जबकि वित्त मंत्रालय देखता है सर्वोच्च न्यायालय का, वित्त सचिव देखता है, आरबीआई के गवर्नर देख सकते हैं। ठीक, और सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है क्या क्या है? इसके पास मूल अधिकार एग्जाम में पूछा गया है, परामर्शिक अधिकार एग्जाम में पूछा गया है, किसी चीज पे पुनर्विचार करने का अधिकार है, केंद्र और राज्य के बीच में विवादों का निपटारा करने का अधिकार है। अभी हमने बताया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो रहा है उसके निपटारा करने का अधिकार है। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। क्या है? सिलोन है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। श्रीलंका को ही क्या कहते हैं? इसे पूर्व का मोती कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीलंका को पूर्व का मोती कह के भी संबोधित करते हैं। अगर आपसे पूछे कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। क्या है? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है श्रीलंका की राजधानी। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है श्रीलंका की राजधानी। अगर आपसे पूछे कि श्रीलंका की भाषा कौन सी है, तो श्रीलंका की भाषा है श्रीलंका की भाषा है सिंहली। क्या है? सिंहली श्रीलंका की भाषा है, और इसमें तमिल भी बोला जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तमिल और सिंहली श्रीलंका की भाषा है। अगर आपसे पूछे कि श्रीलंका में सर्वाधिक मान्यता किस धर्म की है, तो श्रीलंका में जो सर्वाधिक मान्यता वाले लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को मानने वाले यहाँ पे श्रीलंका में सबसे ज्यादा लोग हैं। अगर आपसे पूछे कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि पाक जल संधि कहाँ पे स्थित है, पाक जल संधि कहाँ पे स्थित है, तो ये दोनों जो है ये आपके श्रीलंका में स्थित है, और ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। कहाँ पे? भारत एंड श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि देखिए पूर्व श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है, और इसे क्या बोलते हैं? पूर्व का मोती बोलते हैं। श्रीलंका को क्या बोलते हैं? पूर्व का मोती बोलते हैं। श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है?
तो यहाँ पे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोली जाती हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे श्रीलंका की राजधानी है। और सर्वाधिक मान्यता किस धर्म की है? तो श्रीलंका में सर्वाधिक मान्यता बौद्ध धर्म की है। किसमें बौद्ध धर्म की सर्वाधिक मान्यता है? मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो ये पाक जल संधि भी और मन्नार की खाड़ी और भारत और श्रीलंका के बीच स्थित। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें, इसकी अगर आपसे पूछे कि शुरुआत कब से हुई थी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। और अगर आपसे पूछे कि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो जी शंकर कुरूप को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किसे? जी शंकर कुरूप को। अब कब मिला था इन्हें? 1965 में। और किस भाषा के लिए दिया गया था? मलयालम भाषा के लिए दिया गया। किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। और बात करते हैं रामनाथ गोयनका, ये पुरस्कार किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे एक पुरस्कार के बारे में अगर आपसे पूछे कि रामनाथ गोयनका ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार हमने पढ़ाया भी है इससे पहले। तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये आपके एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है ये वाला। और ये रामनाथ गोयनका जो पुरस्कार है ये भी आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर वहीं पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। कब? 1954 में। ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। किससे? दूध से श्वेत क्रांति का संबंध। किससे? दूध से है। अगर आपसे पूछे दूध के बारे में, अगर आपसे पूछे कि दूध में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तो इसमें रेनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? रेनिन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है, तो दूध में शर्करा लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। कौन सी? लैक्टोज नामक शर्करा। दूध में अगर आपसे पूछे कि दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो दूध से दही बनाने वाले अगर जीवाणु का नाम पूछेगा तो इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस है दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम। अगर आपसे पूछे कि दूध की शुद्धता का माप किससे करते हैं? दूध की शुद्धता का माप किस यंत्र से करते हैं? तो दूध की शुद्धता का माप जो है वो लैक्टोमीटर से करते हैं। किससे? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का माप करते हैं। और अगर आपसे पूछे कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो दूध में विटामिन सी नहीं होता। कौन सा? विटामिन सी नहीं होता है। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन करेंगे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध। और श्वेत क्रांति में दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? तो इसमें रेनिन नामक प्रोटीन होती है। कौन सी? रेनिन नामक प्रोटीन। दूध में कौन सी शर्करा होती है? तो इसमें लैक्टोज नामक शर्करा होती है। और दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो लैक्टोबैसिलस है दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम। दूध की शुद्धता का माप किसे करते हैं? तो लैक्टोमीटर से दूध में शुद्धता का माप करते हैं। दूध में कौन सी विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। ठीक, विटामिन सी नहीं होता है दूध में। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भूमि एंड समुद्री हवा किस कारण से होती है? तो ये जो है वो संवहन के कारण होती है। किसके कारण? संवहन के कारण होती है। और ये जीडी में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अगला बात है अगर आपसे पूछे कि उष्मा संचरण की कितनी विधियां होती है, तो उष्मा संचरण की विधि के बारे में ध्यान रखेंगे। उष्मा संचरण की 3 विधि होती है। कौन सी? 3 विधि होती है। कौन कौन सी? तो एक तो आपका हो गया संचरण विधि, एक आपका संचरण विधि, और दूसरा आपका हो गया कौन सा? संवहन विधि। संवहन विधि। और तीसरा आपका कौन सा हो गया? विकिरण विधि। कौन सा? एक आपका हो गया संवहन विधि, एक संचरण विधि और विकिरण विधि। संचरण विधि के बारे में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? ये पदार्थ के सभी अवस्था में गमन कर सकता है। कौन कौन सी? ये पदार्थ के सभी अवस्था में, ठोस में भी,
द्रव में भी गमन कर सकता, द्रव में भी हो सकता है, और फिर गैस में भी हो सकता है, और फिर प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था, तो प्लाज्मा में भी इसका गमन हो सकता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और संवहन की बारे में बात करें, संवहन के बारे में बात करें तो ये केवल ठोस में गमन होता है। किसमें? केवल ठोस में इसका गमन होता है। और अब विकिरण की बात करें तो पृथ्वी पे ऊष्मा का संचरण जो है वो विकिरण विधि से के द्वारा होता है। पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि के द्वारा होता है। इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। भूमि एंड समुद्री हवा किस कारण से होती है? तो ये संवहन विधि के कारण होती है। ऊष्मा का संचरण विधि 3 होती है, एक आपका संचरण विधि, और एक संवहन विधि, और एक आपका विकिरण विधि। संचरण विधि में ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में, प्लाज्मा चारों अवस्था में क्या हो सकती है? ये हो सकती है। और संचरण विधि क्या हो? संवहन विधि केवल ठोस में होती है। और विकिरण जो है वो पृथ्वी पे ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, विकिरण विधि के द्वारा होता है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? तो चीन युद्ध के दौरान भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा हुई थी। चीन युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका ध्यान रखेंगे 26 अक्टूबर, भारत चीन युद्ध 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था। भारत चीन युद्ध 26 अक्टूबर 1912 में। कुल आपात भारत में कितनी बार लगा था? अगर आपसे पूछे कि भारत में कुल आपात कितनी बार लगा है, तो 3 बार लगा है भारत में कुल आपात। एक बार तो 1962 को लगा, एक बार 1971 को लगा, और एक बार 1975 को लगा। 3 बार। ठीक, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में, तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद नंबर 352 में। कितने में? 352। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके जीडी एग्जाम के लिए। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद नंबर 356 में। कितने? अनुच्छेद नंबर 356 में। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो वित्तीय आपात का जो उपबंध है अनुच्छेद नंबर 360 में है। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा तो चीन युद्ध के दौरान हुई थी। भारत में आपातकाल की पहली योजना भारत चीन युद्ध के दौरान। और भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारत में कुल आपात जो है वो 3 बार अभी तक लगा है। एक बार 1962 में, एक बार 1971 में, एक बार 1975 में। और राष्ट्रीय आपात के बारे में बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद में है, और राष्ट्रपति शासन जो है भारत में संविधान में अनुच्छेद नंबर 356 में है, और वित्तीय आपात जो है वो अनुच्छेद नंबर 360 में है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस मिट्टी में अंतःस्रवण, जिसे क्या कहते हैं, परकोलेरेशन, परकोलेरेशन की दर सबसे कम है। और ये जो है जीडी में पूछा गया प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो मृण्मय मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी? मृण्मय मिट्टी। इसमें क्या होती है, जो कोलेरेशन की, परकोलेरेशन की संख्या होती है, जो दर होती है वो कम होती है। परकोलेरेशन या फिर अंतःस्रवण किसे कहते हैं? तो किसी चीज को एब्जॉर्ब करना क्या कहते हैं? किसी चीज को सोखना, जैसे पानी को सोखना, मिट्टी में पानी को सोखना ही क्या कहते हैं? परकोलेरेशन या फिर अंतःस्रवण कहते हैं मिट्टी का। अब बात करते हैं परकोलेरेशन या फिर अंतःस्रवण अधिकतम किस मिट्टी का होता है? परकोलेरेशन या फिर अधिकतम किस मिट्टी का होता है? तो ये जो है अधिकतम अंतःस्रवण किस मिट्टी का होता है? तो अधिकतम अंतःस्रवण ये रेतीली मिट्टी का होता है। किस मिट्टी का? रेतीली मिट्टी का अधिकतम अंतःस्रवण होता है। ठीक, अब आपसे पूछेगा अगर कि भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं, भाबर क्षेत्र की मिट्टी किसे कहते हैं? तो भाबर क्षेत्र की जो भाबर जो क्षेत्र होता है वो कैसे बनता है? तो वो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, नदियों के द्वारा बालू लाई जाती है, नदियों के द्वारा कंकड़ पत्थर लाए जाते हैं। और ये क्या कर दिया जाता है, हिमालय के जो तराई, मतलब हिमालय के जो शिवालिक हिमालय के जो क्षेत्र हैं उसके दक्षिण क्षेत्र में क्या कर दिया जाता है,
इकट्ठा कर दिया जाता है और उससे उसके कारण जो है नदियां अंदर समाहित हो जाती हैं, वो हमें पता नहीं चलती है। और उस क्षेत्र को जहाँ पे नदियां जो है मिट्टी बालू गाद अपना लाके इकट्ठा कर देती हैं, उस क्षेत्र को हम लोग भावर क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत में उत्तर भारत में तराई बेल्ट किसे बोलते हैं, तराई क्षेत्र किसे बोलते हैं, तो तराई क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पे क्या होता है, तराई क्षेत्र में समतल भूमि पाई जाती है। कैसी भूमि, समतल भूमि पाई जाती है। उत्तर भारत में समतल भूमि वाले एरिया को क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र बोलते हैं। या और फिर यहाँ पे दलदली भूमि भी पाई जाती है। कैसी भूमि, दलदली, तराई क्षेत्र में दलदली भूमि भी पाई जाती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी ये 2 प्रकार की होती है। और नवीन जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खादर। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बांगर बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से, किस मिट्टी में पानी का अंतर श्रवण जिसे क्या बोलते हैं, पल्कोलेरेशन दर सबसे कम है, तो मृणमय मिट्टी की पल्कोलेरेशन सबसे कम है। उसके बाद अधिकतम अंतःश्रवण किस मिट्टी का होता है, तो सबसे अधिकतम अंतःश्रवण ये रेतीली मिट्टी का होता है। किस प्रकार की मिट्टी का, रेतीली मिट्टी का होता है। भाबर क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे बालू कंकड़, भाबर क्षेत्र में क्या होता है, बालू कंकड़ वो पत्थर जो नदियों के द्वारा लाके इकट्ठे कर दिए जाते हैं, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, भाबर क्षेत्र बोलते हैं। तराई क्षेत्र किसे बोलते हैं, तो समतल भूमि जहाँ पे होती है उत्तर भारत में, या फिर दलदली एरिया को क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र। और यहाँ पे दलदली मिट्टी पाई जाती है। तराई क्षेत्र में दलदली मिट्टी थोड़ी सी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी से होता है। ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होते हैं। बात करते हैं प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। कौन, मोहम्मद बिन कासिम, ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था और ये भारत आया था 712 ईस्वी में। कब, भारत ये 712 ईस्वी में आया। और मोहम्मद बिन कासिम, अगर आपसे पूछे कि किसे पराजित करके भारत आया था, तो ये सिंध के एक राजा थे जिनका क्या नाम था, सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके भारत आए थे। किससे, राजा दाहिर को ये पराजित करके भारत आए थे। अगर आपसे पूछे कि यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मोहम्मद बिन कासिम से, कि जजिया कर का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था, जजिया कर का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था, तो जजिया कर का सर्वप्रथम प्रचलन जो है मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। फिर से रिवीजन करेंगे कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। ये 712 ईस्वी में क्या किया था, भारत पे आक्रमण किया था। और ये किसे पराजित किया था, तो सिंध के राजा दाहिर को ये पराजित किया था। और जजिया कर को सर्वप्रथम किसने प्रचलन में लाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ही जजिया कर को सर्वप्रथम प्रचलन में लाया था। ठीक, अब बात करते हैं विश्व में पहली रेल कब चली थी, तो यहाँ पे विश्व की बात कर रहा है। तो पहली रेल 1825 में चली थी। और कहाँ पे, इंग्लैंड में विश्व में पहली रेल चली थी। अगर आपसे पूछे कि रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो रेल इंजन का आविष्कार की बात करें तो रेल इंजन के आविष्कारक कौन है, जॉर्ज स्टीफन है। कौन, जॉर्ज स्टीफेंसन है रेल इंजन के आविष्कारक। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली रेल कब चली थी, भारत में पहली रेल कब चली थी, कहाँ चली थी, कितने किलोमीटर चली थी, किसके शासन काल में चली थी, तो ये भी सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये 16 अप्रैल 1953 को चली थी। कब, 16 अप्रैल 1953 को भारत में पहली रेल चली थी। और इस समय भारत में शासन किसका था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस समय भारत में डलहौजी के समय में भारत में रेल चली थी। डलहौजी को भारतीय रेल का जनक भी कहा जाता है। और ये चली थी कहां से कहां तक की, अगर दूरी पूछे तो दूरी इसकी थी 34 किलोमीटर। और कहां से कहां तक, तो ये मुंबई से थाने तक थी। कहां पे, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं
तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन करेंगे कि विश्व में प्रथम रेल कब चली थी, तो 1825 में इंग्लैंड में चली थी। कब? 1825 में। अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली रेल कब चली थी, तो भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1953 को चली थी। 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। यहाँ पे 1853 है। और रेल इंजन का आविष्कारक कौन है, तो रेल इंजन के आविष्कार किए थे जॉर्ज स्टीफन। तो और बात करते हैं, भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो डलहौजी के शासनकाल में 34 किलोमीटर दूरी पे मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। और आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ। अगर आपसे पूछे कि पुलिकट झील कहाँ पे है, पुलिकट झील, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है, लेकिन सर्वाधिक भाग जो है इसका आंध्र प्रदेश में है। तो ये आप लोग यहाँ पे आंध्र प्रदेश ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन सा? आंध्र प्रदेश तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, कुचिपुड़ी नृत्य, तो ये भी आपके आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है। और आंध्र प्रदेश से अगर आपसे पूछे कि तेलंगाना अलग कब हुआ था, तेलंगाना अलग कब हुआ था आंध्र प्रदेश से, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इससे तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हुआ था। कब? 2014 को इससे तेलंगाना अलग हुआ था। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे तो देख लीजिए, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश में। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तंबाकू का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो आंध्र प्रदेश में होता है। और कुचिपुड़ी नृत्य पूछे कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। तेलंगाना अलग कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। जठर द्वारा स्रावित बलगम या फिर गैस्ट्रिक रस की भूमिका क्या है, तो ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। और इसकी जो भूमिका है वो पेट की परत की रक्षा करना। क्या है? पेट की परत की रक्षा करना इसका भूमिका है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि पेट की परत की रक्षा करना या फिर पेट को ही क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं, तो अमाशय की रक्षा करना, ऐसे भी प्रश्न, अमाशय की सुरक्षा करना इसका काम होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अमाशय के बारे में। अमाशय यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ से आप सभी जानते हैं कौन से हार्मोन का, तो यहाँ पे जठर रस का स्राव होता है। जठर रस का स्राव होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे गैस्ट्रिक रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक रस बोलते हैं। और जठर रस को क्या बोलते हैं, ये जठर रस क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे HCl भी बोलते हैं। HCl अमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या करते हैं, ये पेट की परत की रक्षा करता है। ठीक, जठर रस द्वारा स्रावित गैस्ट्रिक रस क्या काम करता है, तो ये पेट की परत की रक्षा करता है गैस्ट्रिक रस। और जो यहाँ पे जठर रस होता है उसे HCl बोलते हैं। और इसका काम क्या बोलते हैं, नहीं, बलगम या फिर गैस्ट्रिक रस का क्या काम है, अमाशय की सुरक्षा करना। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जठर रस क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज नाम था। क्या? मेगास्थनीज नाम था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका क्या नाम था, मेगास्थनीज नाम था।
अब बात करते हैं, और मैगेस्नीज की एक बुक है प्रसिद्ध, और इसके बुक का नाम क्या है? इंडिका नाम है। क्या है? इंडिका इसकी बुक का नाम है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आपसे पूछे कि मैगेस्नीज किसके दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब बात करते हैं, ये सेलुकस निकेटर जो था, सेलुकस निकेटर ये सिकंदर का सेनापति था। ये अगर आपसे पूछे कौन था? सिकंदर का सेनापति था। सेलुकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु तो अरस्तु थे। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। अगर अरस्तु कौन थे? ये यूनान के दार्शनिक थे। यूनान के दार्शनिक थे। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, सेलुकस निकेटर की एक पुत्री थी जिसका क्या नाम था? इसका कार्नेलिया नाम था। क्या? कार्नेलिया नाम था। और इस कार्नेलिया की शादी किससे हुई थी? कार्नेलिया की शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये कहानी आप लोग ध्यान रखेंगे, इनकी शादी कहाँ पे हुई? चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था? मैगेस्नीज था, सेलुकस निकेटर के राजदूत। और मैगेस्नीज की एक बुक है इंडिका नामक बुक, किससे है? मैगेस्नीज से। और मेगास्नीज किसके दरबार में आया था, ये पूछा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेलुकस निकेटर के बारे में कुछ चीजें, ये सिकंदर का सेनापति था, और सेलुकस सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। ये यूनान का एक दार्शनिक था। सेलुकस निकेटर की एक पुत्री थी जिसका नाम था कार्नेलिया, और कार्नेलिया की शादी आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाती है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, जय हिंद। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इसी तरह से जुड़ जाइए, और भी अपने एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कोई नहीं है। ठीक, धन्यवाद।